हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट वन, प्रैक्टिस सेट वन, जो कि बीपीएससी एग्जाम्स में अभी जनरली जो आने वाला है उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जनरल इंजीनियरिंग में बेसिकली वही होते हैं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं, बट इसमें कई सारे ब्रांचों का क्वेश्चंस मिक्स होता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबका मिक्स होता है, जो कि अभी बीपीएससी के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। जनरल इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है सर्विंग एंड मेजरमेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, बेसिक इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स किसके हैं? सिविल के हैं। तो जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा, बट जैसे कि जो मैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बिकॉज देखो, ये भी सिविल का है, ये भी सिविल का है, ये भी सिविल का है, ये भी सिविल का है। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये भी सिविल का है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी सिविल का है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट सिविल इंजीनियरिंग के ही हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बीपीएससी में 100 मार्क्स का सेपरेट पेपर है, जो कि काफ़ी मार्क्स दे सकता है आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट वन में हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स में बेसिकली वही है जो 11th 12th में हम पढ़ते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, कोई खास नहीं है। क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, ठीक। द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी का रेशियो यहाँ बताना है, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी ही है। तो देखिए, हम जानते हैं कि दोनों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं। तो अगर हम रोटेशनल की बात करें तो इसका होता है फॉर्मूला हाफ इंटू रोटेशनल आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल की, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, इसका होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, जो हम जानते हैं लीनियर कंडीशन में। बस यही हमको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंटू 2.5, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड के लिए ये होता है रोटेशनल ओमेगा का वैल्यू, और ये है आई की वैल्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये सेम ही रखना है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, लास्ट में क्या बचेगा? 2/5, ठीक है। बस यही है, सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी 0.3 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें मास दिया हुआ है, रोटेशनल दिया हुआ है, एंगुलर रोटेशन दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड में, हैज एन एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की वैल्यू गिवन है 7.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इसमें पूछा है। देखिए, एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू डब्ल्यू, हमने अभी देखा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? आई को हम एम के स्क्वायर से लिखते हैं इंटू ओमेगा। इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? के, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एल अपॉन ये डब्ल्यू और ये एम इधर, तो एम डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें के मिल गया, यही हमें फाइंड करना है। बाकी सारी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देखिए 7.2 है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, डिवाइड बाई 1.5 मास है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3। एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 0.3 का अंडर रूट। फाइनल आंसर मिलेगा हमें 4 मीटर। ये हो गया 4 मीटर। नेक्स्ट है, एन इंजन पंप्स आउट वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ हॉर्स विद अ वेलोसिटी v। एक कोई पंप है जो कि वाटर पंप कर रहा है कोई भी लिक्विड, और वेलोसिटी v के साथ। इफ m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट, जो वाटर आ रहा है उसका मास m है पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट, द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट हो रहा है, वो हमें काइनेटिक एनर्जी कितना
एक्ट कर रहा है इस वाटर में या उस लिक्विड में, वो हमें यहाँ पे बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली हम जानते हैं कि मास अपॉन लेंथ, m इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे m दिया हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल m जो दिया हुआ है वो मास पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ है। मतलब मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हो गया कि चेंज इन मास पर यूनिट चेंज इन लेंथ। तो dm/dx की वैल्यू, तो स्मॉल m जो गिवन है यहाँ पे वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लेंथ और डिस्टेंस, ठीक है। और कैनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम जानते हैं कि हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास का फॉर्मूला हम इंसर्ट कर देंगे, वेलोसिटी में वी गिवन है। चलिए देखते हैं क्या जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी टी, टाइम के साथ जो कैनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू हाफ, जो कांस्टेंट है एम की वैल्यू हमने अभी देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है टाइम के साथ, बाकी कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है। चलिए मास का फॉर्मूला हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी एम बाई डी एक्स, और इसको हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू एम वी, ये एम वी का फॉर्मूला है, और इंटू वी स्क्वायर तो बाहर में ही है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का क्यूब, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वेइंग का क्वेश्चन है। हेलियोग्राफ इज अ टाइप ऑफ, देखिए हेलियोग्राफ 19th और 20th सेंचुरी में यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये ग्लास होता है, ग्लास, और इससे हम लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट करते थे, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये ग्लास से लाइट का रिफ्लेक्शन करके हम यूज करते थे सिग्नलिंग पर्पस के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर सिग्नल सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन डी, सम सिग्नल यूज्ड इन ट्रायंगुलेशन वर्क। और ट्रायंगुलेशन के लिए भी यूज करते थे, बट हेलियोग्राफ प्राइमरली जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था कम्युनिकेशन के लिए, या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि हम कुछ सिग्नल दे सकें कि यहाँ पे ये है या फिर वो है, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज एरर इन फ्लाई लेबलिंग। फ्लाई लेबलिंग क्या होता है, जब हम सर्वेइंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो दो स्टेशन है, उसके बीच में हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, टू मिनिमाइज द एरर, कम से कम एरर हो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो हमने सेटअप किया है दोनों स्टेशन के बीचों बीच लगा हो, ताकि जितना एरर इधर हो उतना ही एरर इधर हो, ताकि दोनों ही एक दूसरे को कंपनसेट कर दे, ठीक है। इसलिए स्टेशन के बीचों बीच होना चाहिए कौन सा, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ स्टेशन। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडिच रूल। हम जानते हैं कि बॉडिच रूल है, ट्रांजिट रूल है, कि सब किसके हैं, क्लोजिंग एरर को, क्लोजिंग एरर जो कि किस में होता है, क्लोज ट्रेवर्स में होता है, क्लोज ट्रेवर्स में। जब भी मान लो ये ट्रेवर्स है और अगर ये क्लोज नहीं हुआ, ये तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग एरर। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं बॉडिच रूल या फिर ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल कब होता है, जब एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट हो और लिनियर मेजरमेंट कम एक्यूरेट हो। सिमिलरली बॉडिच रूल क्या करता है, तो यहाँ पूछा है कि क्या ओपन ट्रेवर्स में, नहीं, क्लोज ट्रेवर्स में यूज होता है। अ क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टिंग द क्लोजिंग एरर, दिस इज द राइट आंसर। लोकल अट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हर एक बैक बियरिंग और फोर बियरिंग को कंपेयर करते हैं, जिसका डिफरेंस 180 से अलग आता है वो वहां पे लोकल अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्या, कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल लोड लगा हुआ है, क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू, इसकी इंटेंसिटी है डब्ल्यू किलो न्यूटन मान लेते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर, पर यूनिट लेंथ बोल रहा है। इज रेस्टिंग ऑन अ रिजिड प्रॉप, यहाँ पे क्या है, प्रॉप एंड है, ठीक है, प्रॉप एट द टिप ऑफ द कैंटिलीवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत इजी है, आप क्या करो, एक बार यूडीएल लोड है, आप प्रॉप को भूल जाओ, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो अगर यूडीएल लोड है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब बाई ATA, डब्ल्यू एल रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई ATA, ठीक है, डब्ल्यू एल रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई ATA।
अब आपको यूडीएल हटा देना है, सिर्फ प्रॉप्ट कैंटिलीवर कंसीडर करना है। और अब आपको ये देखना है कि ये लोड है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इस केस में डिफ्लेक्शन की, क्योंकि यूडीएल की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, वो डिफ्लेक्शन इसकी वजह से, मतलब वही इसका रिएक्शन होगा। तो इसकी रिएक्शन काउंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट लोड की वजह से कैंटिलीवर बीम में कितना डिफ्लेक्शन आता है, उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, जब अगर हम इसको P मान लेते हैं या फिर R मान लेते हैं, तो R L क्यूब डिवाइड बाई 3E, ये दोनों फॉर्मूला तो हमें पता ही है। वो इसको कट कर देंगे, यहाँ पे हमें एक R की वैल्यू मिलेगी। तो R इज इक्वल टू, सब कुछ कट करने के बाद क्या मिलेगा, 3WL/8। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको याद नहीं भी है तब भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वैसे याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है जनरली क्वेश्चन। 3WL/8, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता ही होगा, अदरवाइज नहीं पता है तो आप दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन इक्वेट कर लीजिए। अगर मान लो यहाँ पे यूडीएल की वजह से अगर पॉइंट लोड होता सेंटर में या कहीं पे भी, तो भी आप इक्वेट कर सकते थे सेम तरीके से। पहले आप इसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे मेजर कर लीजिए इस पॉइंट लोड की वजह से, और सिमिलरली इसका तो वही सेम ही रहने वाला है, RL क्यूब डिवाइड बाई 3 है। खाली इसका डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मेजर कर लेना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम सीलिंग, यहाँ से सस्पेंडेड है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो कह रहा है कि सभी डायमेंशन सेम है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूफ आर डबल, डायमेंशन को डबल कर दिया गया, ठीक है। देन द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड बाय, हम जानते हैं कि गामा L स्क्वायर बाई 2EI, ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का सेल्फ वेट की वजह से। तो और कह रहे हैं सभी डायमेंशन को इंक्रीज कर दिया जाए। तो देखिए गामा यहाँ पे कांस्टेंट है, EI कांस्टेंट है, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ L। तो हम जानते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो अगर लेंथ को भी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कपल इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम है अगेन, और यहाँ पे कह रहा है कि कपल अप्लाई है, मतलब मोमेंट अप्लाई किया गया है। द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई और मोमेंट है नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा होगा, यहाँ पे हमने M अप्लाई किया और यही M यहाँ पे ट्रांसफर होके यहाँ पे रिएक्शन की तरह जनरेट होगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप रहेगा रेक्टेंगल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली आज का। फॉर अ सेमी सर्कुलर बीम ऑफ द थिन सेक्शन द वैल्यू ऑफ E मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस R इज। अब देखिए क्या कह रहा है कि सेमी सर्कुलर बीम है, ठीक है। सेमी सर्कुलर बीम मीन्स कि कैसा बीम है, सेमी सर्कुलर शेप का। द वैल्यू ऑफ E, एसेंट्रिसिटी कह रहा है कि यहाँ पे मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी यहाँ पे मेजर करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि इसकी CG की डिस्टेंस होती है यहाँ से 4r/पाई के बराबर। ये अगेन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आता है, 4r/पाई। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग टुडेट वीडियो। वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं 1-2 दिन में इसके नेक्स्ट पार्ट और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ लाने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल होंगे। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।